आपने देखा होगा उसने रेट तय किए थे, हिंदुओं में, ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, सिखों में, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को कैसे धर्मांतरित करना, सबके रेट उसने तय किए हुए थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। बलरामपुर में अवैध धर्मांतरण के मामले में जलाउद्दीन उर्फ झांगुर बाबा को गिरफ्तार किया गया। तो वहीं अब झांगुर बाबा के जुड़े हुए कई बड़े ऐसे खुलासे हो रहे हैं उससे जुड़े हुए, और इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झांगुर बाबा और अवैध धर्मांतरण को लेकर बड़ा बयान भी दिया। मुख्यमंत्री योगी ने एक बयान में कहा कि बलरामपुर में धर्मांतरण की साजिश की गई है, लेकिन धर्मांतरण कराने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि आरोपी झांगुर बाबा ने धर्मांतरण कराने के लिए अलग अलग रेट तय किए थे। ये लोग देश का स्वरूप बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। बाबा का बुलडोजर एक्शन, झांगुर बाबा की बढ़ी टेंशन। धर्मांतरण गैंग को हिला दिया, योगी ने मिट्टी में मिला दिया। यूपी में धर्म बदलवाओगे तो बहुत पछताओगे। अभी बलरामपुर में एक बड़ी कार्रवाई को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। आपने देखा होगा उसने रेट तय किए थे, यानी कैसे धर्मांतरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। हिंदुओं में, ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, सिखों में, अन्य ओबीसी जातियों में, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को कैसे धर्मांतरित करना, सबके रेट उसने तय किए हुए थे। रेट फिक्स वाले धर्मांतरण के धंधे पर योगी बाबा का बुलडोजर चला है। 100 करोड़ के धर्मांतरण रैकेट को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। झांगुर के काले साम्राज्य को ध्वस्त किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तय कर दिया है कि धर्म बदलवाने वाले कैसी सजा पाएंगे। आखिर क्यों उत्तर प्रदेश में झांगुर बाबा धराशायी होंगे? फिर कोई जमालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के किसी भी हिस्से में धर्म को धंधा बनाकर भावनाओं से खिलवाड़ न कर सके। योगी की फोर्स लगातार अवैध धर्मांतरण के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। आपने देखा होगा किस प्रकार की साजिशें हो रही हैं। अभी बलरामपुर में एक बड़ी कार्रवाई को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। आपने देखा होगा उसने रेट तय किए थे, यानी कैसे धर्मांतरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। हिंदुओं में, ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, सिखों में, अन्य ओबीसी जातियों में, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को कैसे धर्मांतरित करना, सबके रेट उसने तय किए हुए थे। विदेशों से उसमें धनराशि आ रही थी। आप सोचिए 100 करोड़ से अधिक का ट्रांजैक्शन अब तक उसके 40 खातों में प्राप्त हुआ है, और लगातार उस अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा था। एक लोग किस रूप में देश का स्वरूप बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा अभी समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी कार्रवाई में लिप्त तत्वों के खिलाफ कैसे कार्रवाई हो रही है। कल बलरामपुर में आपने देखा होगा एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। कैसे वहां हिंदू बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था, पैसे में सौदेबाजी करता था, लेकिन अब ऐसे तत्वों के साथ सख्ती की जा रही है। हम समाज को भी टूटने नहीं देंगे।
राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों को भी चकनाचूर करके रहेंगे और धरती माता के स्वास्थ्य की रक्षा भी करेंगे, मां की स्मृतियों को भी जीवंत बनाएंगे। यह अभियान इसी का परिणाम है। जग जाहिर है कि योगी राज में बेटियों के अत्याचार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। अपराधी कोई भी हो, किसी भी पार्टी से ताल्लुकात रखता हो, सीएम योगी किसी को भी छोड़ते नहीं। उसे उसके पापों की सजा दिलाकर मिट्टी में मिला देते हैं। ये समाजवादी पार्टी तो सनातन धर्म की विरोधी है, सामाजिक न्याय के पुरोधाओं और महापुरुषों का विरोधी है। यह भारत विरोधी तत्वों को गले लगाती है, माफिया को गले लगाती है। मोइन खान और नवाब सिंह यादव जैसे दुष्कर्मियों को गले लगाने का काम करती है। और याद करिए, एक दलित बेटी के साथ इन्होंने मैनपुरी में विधानसभा उपचुनाव के दौरान क्या किया था। इन्हीं का नेता था। उस दरिंदे ने क्या घटना की थी, उस बेटी का गला घोंट करके उसकी हत्या कर दी थी। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण गैंग खूब फल फूल रहा था, लेकिन योगी सरकार आने के बाद यूपी में धर्मांतरण के धंधे पर अंकुश लगा है। और कभी कभार कोई मामला सामने आ भी गया तो योगी सरकार का हंटर फौरन चल जाता है, जिससे धर्मांतरण करने वाले पापी मिट्टी में मिला दिए जाते हैं। याद रखना, भारत के अंदर हम सब मिलकर के रहेंगे। अगर हमारा देश सुरक्षित है, हम सब सुरक्षित हैं। दुनिया के अंदर कौन ऐसी जाति, मत और मजहब है जिसको उसकी विपत्ति के समय, उसके संकट के समय हमारे सनातन धर्म ने और हमारे देश ने उन्हें संरक्षण न दिया हो। हमने अतिथि देवो भव के भाव को सदैव प्राथमिकता दी है, लेकिन अगर कोई इसका दुरुपयोग करके आज जनसांख्यिकी परिवर्तन करने का प्रयास करेगा तो फिर स्वाभाविक रूप से उसका भुक्तभोगी भी उसको बनना ही पड़ेगा। और इसके लिए कानून है, कानून के दायरे में ला करके सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। इस बारे में हम सबको मिलकर के कार्य करना होगा। दरअसल धर्म परिवर्तन जैसे मुद्दे को लेकर सीएम योगी पहले से ही गंभीर हैं। समय समय पर सीएम योगी आदित्यनाथ धर्मांतरण को लेकर संदेश देते आए हैं। सीएम योगी का कहना कि बीमारी अगर है तो समय रहते उसका उपचार भी जरूरी है। सैकड़ों वर्षों की विरासत है, लेकिन तब भी ये घटनाएं क्यों, और इस पर मिलकर के कार्य किए जाने की आवश्यकता है। दोनों प्रकार से रोकना भी है, लेकिन साथ साथ इसका कारण क्या है, उस कारण का निवारण भी स्वयं निकालना है। बीमारी अगर कहीं है, उस बीमारी का ससमय उपचार होना आवश्यक है। बताया जा रहा है कि हरजीत कश्यप नाम का एक शख्स छांगुर बाबा के यहाँ मुंशी का काम करता था। उसे भी धर्म बदलने के लिए पहले पैसे का लालच दिया गया। बात नहीं मानने पर फर्जी मुकदमे लाद दिए गए। हरजीत बताते हैं कि मैंने मना किया तो नवीन ने गाली दी, धमकी दी, केस दर्ज करवाकर दबाव बनाने लगा। रेप का केस दर्ज करवाया। मामला ऐसा है कि पहले से क्या था क्या नहीं वो तो हम नहीं जानते हैं। हम छांगुर बाबा के यहाँ जो है मुंशी का काम करते थे, देखभाल मेरा काम था, लेबर ओवर का। कुछ समय जब बीत गया तो लगाव हो गया ज़्यादा, आना जाना बैठना उठना, छांगुर बाबा आता था काम वाम देखने के लिए। ऐसे में एक दिन जो है वो प्लान पूरा बना करके आया। नीतू रोहरा भी थी, नवीन भी था, बाबा भी थे। अचानक ऐसे बुलाया कमरे में और कहने लगा कि जो है हरजीत एक काम करो कि तुम धर्मांतरण कर लो, तुम्हें पैसा मिलेगा, इज्जत मिलेगा, शोहरत मिलेगा। ये नवीन को देख लो, नीतू को देख लो, आज कितने ऐसो आराम से लोग ज़िंदगी काट रहे हैं। हमने कहा बाबा आप ये क्या कह रहे हो? बोले देखो जिस बजरंग बली की पूजा करते हो, जिसके माँ बाप का पता ही नहीं है, उसकी पूजा कर रहे हो, इस्लाम धर्म अपना लो। हमें अवॉइड कर गए। उस दिन हम नहीं कुछ बोले। दो तीन दिन के बाद फिर हमको जो है प्रेशर डाला वो। ऐसे जब हम पागल हो गए एकदम, तो हमने बाबा से झगड़ा किया। इतने में नवीन जो है हमारे ऊपर टूट पड़ा। हालांकि मारा नहीं, लेकिन टूट पड़ा वो। बोला जान से मरवा देंगे। हमने कहा मैं इधर उधर हल्ला मचाऊंगा, सबसे कहूँगा कि तुम ये सब कर रहे हो। बोला जान से मरवा दूंगा। उसके बाद वहाँ से हम भागे तो थाने पे गए। तारीर हमने थाने पे दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। यहाँ से भाग के हम बलरामपुर गए, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुई।
छांगुर बाबा का रसूख इस कदर फैला है कि लोग पुलिस के पास शिकायत तो करने जाते हैं, लेकिन कोई उनकी सुनता नहीं। असरुद्दीन चौधरी 2022 से बाबा के कारनामों को लेकर प्रशासन के चक्कर काट चुका है, लेकिन उस वक्त उसकी एक ना सुनी गई। छांगुर बाबा के कारनामों की परत खुलने के बाद अब प्रशासन की नींद खुली। हमारी मुलाकात इनसे हुई है काम कराने के उसमें संबंध में, इनको मकान बनवाना था, वहाँ से हमारी इनकी मुलाकात 2019 से हुई है। उसके बाद काम करते रहे, पेमेंट देते रहे, ठीक ठाक लगते रहे। जब बीच में इनका धर्म परिवर्तन का पोल खुला कि ये लेबरों को धर्म परिवर्तन कराना चाह रहे हैं, वहीं से हमारा इनका विवाद हो गया। वहीं पे हमारा इन्होंने पेमेंट रोका, वहीं से हमारा इनका झगड़ा चालू हुआ, वहीं से मुकदमेबाजी शुरू हुई और इतने मुकदमे हो गए कि हम बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गए। लेकिन हम इनसे लड़ने में पीछे नहीं हटे। हम कसम खा लिए थे कि हमारी जान भी चली जाएगी तो भी मैं नहीं न्यूट्रल होऊंगा, मैं जब तक बाबा के अपराध को दुनिया के सामने ला के रख नहीं दूंगा। सरकार का, शासन प्रशासन का बहुत बड़ा एहसान है हमारे ऊपर, जो इनके काले कारनामे पे ध्यान दिया और इन पे कार्रवाई शुरू की। ऐसा दावा है कि छांगुर बाबा अपने यहाँ काम करने वालों के ऊपर भी धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बनाता था। उन्हें पहले पैसे का लालच दिया करता था और अगर कोई धर्म परिवर्तन नहीं करता था तो उसे जान से मारने की धमकी भी दी जाती थी। छांगुर बाबा के यहाँ हम झाड़ू पोछा का काम कर रहे थे और उसके बाद छांगुर बाबा कुछ दिन 6-7 महीना काम किए। उसके बाद वो बोले कि अपना धर्म परिवर्तन बदल दो, हम तुमको इतना पैसा देंगे, तुम्हारे बच्चे का शादी हो जाएगा, तुम्हारे बच्चे का बिल्कुल अच्छे से रखेंगे, तुम्हारा घर बन जाएगा, गाड़ी हो जाएगा और उसके बाद में यहाँ बोले कि तुम्हारा भी ज़िंदगी संवर जाएगा। तो हम कहें बाबा ये नहीं हो पाएगा हमारा, हम धर्म परिवर्तन, हमारा सनातन धर्म चल रहा है, हमारे दादा और हमारे बाबा, हमारे आजी सब भगत थे, हम ये काम नहीं करेंगे। तो हमको बोले कि अगर नहीं करोगे, इतना पैसा तुम्हारे पास हम खर्चा किए हैं तो तुमको गोली से मार दिया जाएगा। उधर सीएम योगी आदित्यनाथ अपने संकल्प को सिद्ध करने में जुटे हुए हैं, जिन्होंने क्लियर मैसेज दिया है कि जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की गतिविधियां समाज विरोधी के साथ साथ राष्ट्र विरोधी भी हैं। कानून के मुताबिक उसे ऐसी सजा दी जाएगी तो समाज के लिए उदाहरण बनेगी। योगी का ऑर्डर आते ही एक्शन भी शुरू हो गया। एक दो नहीं बल्कि 7 बुलडोजरों ने धर्मांतरण के काले साम्राज्य को मिट्टी में मिला दिया। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से सफेद रंग की सी कोठी से धर्मांतरण का काला खेल खेला जा रहा था। धर्मांतरण का धंधा कितना गंदा। कोठी जलालुद्दीन की दोस्त नसरीन के नाम है। नसरीन असल में नीतू थी, छांगुर ने ही धर्म बदला। 3 बीघा जमीन पर 3 करोड़ से बनी इस कोठी में कुल 40 कमरे बने थे। 10 सीसीटीवी कैमरे चारों तरफ लगे थे। बाउंड्री वॉल पर कंटीले तार में दौड़ता था करंट। अब एटीएस की गिरफ्त में जो छांगुर बाबा को रिमांड मिली है, उसके लिए जो है यहाँ बलरामपुर से लाया जा सकता है और उसकी पूरी तैयारी यहाँ पर चल रही है। बताया जाता है कि यहाँ पर उसने जो कई राज दबा कर रखे हैं, उसे अब एटीएस और पुलिस निकलवाने की कोशिश कर रही है। इसके साथ ही यहाँ पर जब उसे लाया जाएगा तो बाबा और उसकी कथित गर्लफ्रेंड नीतू कहीं ना कहीं कई बड़े राज खोल सकती है। इसके साथ ही कहा जा रहा है कि जो ये मलबा है उसके देखने के लिए लगातार लोग आ रहे हैं और इसकी सुरक्षा के लिए पुलिस यहाँ पर मुस्तैद है। इसके साथ ही जिले के उच्च अधिकारी और तमाम लोग भी पूरी मामले की गहनता से जांच कर रहे हैं कि छांगुर बाबा ने कहां कहां पर अपने आवासों को बनवा रखा था, कहां कहां पर उसने कथित तौर पर या फर्जी तौर पर ज़मीनों को खरीदा था, कहां कहां पर उसने दुकान, मकान और अन्य चीज़ों को बनवाया था और वो किस तरह की प्रॉपर्टी है और किस तरह की ज़मीनों पर बनवाई गई है। इसके साथ ही छांगुर बाबा पर जो सबसे बड़ा आरोप है कि उसने तकरीबन 1500 से अधिक लड़कियों का और हिंदू परिवारों का जो है धर्मांतरण करवाया है, तो उसके जो कई राज हैं उसे खोलने की अब बारी आ रही है। इसीलिए शायद आज यहाँ पर उसकी आमद हो सकती है। अब देखना होगा कि उसके आने के बाद ये तमाम चीज़ें किस तरह से खुलकर नज़र आती हैं और किस तरह से जो तथ्य सामने आते हैं उसके तहत कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाता है। फिलहाल एडीजी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियर कर दिया है कि इससे जुड़े तमाम लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, उन पर उतनी ही तगड़ी और कड़ी तक कार्रवाई की जाएगी जिस तरह से बाबा पर की जा रही है। इसके साथ ही यूपी एटीएस ने छांगुर बाबा के करीबी नवीन रोहरा के 7 बैंक खातों की जानकारी ईडी को शेयर की।
बलरामपुर से गिरफ्तार जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के 4 करीबी पूर्वांचल के जिलों में अवैध धर्मांतरण कराते थे। त्रिशूल लगाकर मजार पर कव्वाली गाकर अवैध धर्मांतरण के धंधे को आगे बढ़ाया जाता था। इनके खिलाफ 2 साल पहले आजमगढ़ में अवैध धर्मांतरण कराने का मुकदमा दर्ज हुआ था। छांगुर की करतूतों का खुलासा करते हुए यूपी एटीएस को चारों के खिलाफ पुख्ता सबूत मिले थे, जिसके बाद आजमगढ़ के देवगांव थाने में 25 मई 2023 को अवैध धर्मांतरण का मुकदमा दर्ज हुआ था। बलरामपुर में सामने आए धर्मांतरण केस में बेहद अहम जानकारी सामने आई। जांच में खुलासा हुआ कि नीतू रोहरा उर्फ नसरीन के बैंक खातों में महज 4 महीनों के भीतर 14 करोड़ की विदेशी फंडिंग हुई। छांगुर बाबा ने धर्मांतरण के इस नेटवर्क को कानूनी जामा पहनाने के लिए 4 अलग अलग संस्थाएं बना रखी थी, जिनके जरिए फंडिंग होती थी। जांच में खुलासा हुआ है कि छांगुर बाबा ने धर्मांतरण कराने के लिए बकायदा 4 संस्थाएं बनाई थी। इसमें आसवी एंटरप्राइजेज, आसवी चैरिटेबल ट्रस्ट, बाबा ताजुद्दीन आसवी बुटीक और आसिफिया हसनी हुसैनी कलेक्शन सेंटर के नाम शामिल है। इन संस्थाओं के नाम पर वो विदेशों से फंडिंग हासिल करता था। इन्हीं रजिस्टर्ड संस्थाओं के खातों में पैसे ट्रांसफर कराए जाते थे। अवैध धर्मांतरण रैकेट के सरगना जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा को लेकर एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं, जिसके बाद ये पूरा मामला सिर्फ धर्मांतरण का नहीं रहा। छांगुर नाम का कुख्यात जलालुद्दीन अपने साथियों से जिस कोड में बात किया करता था, उससे लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ है। छांगुर अपने दोस्तों से बात करने के लिए जिस कोडवर्ड का इस्तेमाल करता था, उसके ऊपर से पर्दा उठ चुका है। इस मामले में जांच कर रही टीम को छांगुर के बातचीत की ऑडियो क्लिप मिली। ऑडियो क्लिप की जांच के बाद पता चला कि छांगुर धर्मांतरण के लिए मिट्टी पलटना कोड का इस्तेमाल करता था। जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पता चला है कि छांगुर बाबा और उसके साथियों को निशाना गरीब और मजदूर तबके की लड़कियां और उनके परिवार होते थे। ये लोग पहले उन्हें बहलाते फुसलाते थे, फिर धर्मांतरण के लिए तैयार करते थे। हिंदू लड़कियों को इस्लाम अपनाने के लिए न केवल मानसिक रूप से प्रभावित किया जाता था, बल्कि उनके धर्मांतरण के बदले मोटी रकम भी दी जाती थी। यानी धर्मांतरण का धंधा बेहद गंदा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और चलिए रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का। बहराइच से खबर है, जहां पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बहराइच पहुंचे हैं, जहां पर विधायक अनुपमा जायसवाल के निवास पर वो पहुंचे हैं। मैंने अनुपमा की दिवंगत सास के लिए शोक व्यक्त किया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने इस बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी में मात्र गुंडागर्दी और तुष्टीकरण की सत्ता चली है। उद्धव और राज ठाकरे पर भी उन्होंने हमला बोला। उन्होंने कहा दोनों की राजनीति समाप्त होने की कगार पर है। सदर विधायक और पूर्व मंत्री अनुपमा जायसवाल की सास के निधन की सूचना पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य शनिवार को बहराइच में उनके आवास पर पहुंचे। उन्होंने चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने पीडीए पर तीखा प्रहार किया। कहा कि परिवार डेवलपमेंट एजेंसी है। डिप्टी सीएम ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। कहा कि 2027 का जो विधानसभा चुनाव आएगा, उसमें हम लोग 2017 का इतिहास दोहराएंगे। डिप्टी सीएम ने वादा किया। कहा कि समाजवादी पार्टी की फर्जी पीडीए गुंडों, अपराधियों, माफियाओं और दंगाइयों की संरक्षण करने वाली थी और वह इसके नाम पर ही वोट लेना चाहते हैं। 2012 से 2016 तक जब वह सत्ता में थे, तब पिछड़ों, दलितों, अगड़ों की याद नहीं आई, लेकिन हम फिर से 2017 के इस मॉड्यूल को 2027 में दोहराएंगे। दो 2027 का जो विधानसभा चुनाव आएगा, उसमें हम लोग 2017 दोहराएंगे। समाजवादी पार्टी फर्जी पीडीए की बात करती है। उनका पीडीए परिवार डेवलपमेंट एजेंसी है। उनका पीडीए गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों का संरक्षण करने वाला है। उनका पीडीए के नाम पे वोट तो लेना चाहते हैं, लेकिन जब 2012 से 2017 सत्ता में थे, तब उनको न पिछड़ों की याद आई, न दलितों की याद आई, न अगड़ों की याद आई। केवल तुष्टीकरण और गुंडागर्दी उनकी राजनीति का, उनकी सत्ता का मुख्य आकर्षण रहा। 2024 के लोकसभा चुनाव में हम लोगों को प्रदेश में जो अपेक्षित सफलता नहीं मिली थी, उसके पीछे मैं एक कारण मानता हूं कि इन लोगों ने दुष्प्रचार किया, अफवाह फैलाया और उसके कारण से इनको उनके गुब्बारे में जो हवा भरी थी, उसे हरियाणा विधानसभा, महाराष्ट्र विधानसभा, दिल्ली विधानसभा के चुनाव में
जनता ने निकाल करके बता दिया है कि जनता भाजपा के साथ है, प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ है। खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां पर कांवड़ यात्रा पर एटीएस की तैनाती की गई है। आपको बता दें कि शिव चौक पर यहाँ पर 35 जवान तैनात किए गए हैं। ये बड़ी खबर। शिव चौक की अगर बात की जाए तो शिव चौक पर एटीएस के 35 जवानों की तैनाती है और इस यात्रा पर अब एटीएस तैनात कर दी गई है। बड़ी खबर। शिव चौक से परिक्रमा कर जाते हैं करोड़ों शिव भक्त और शिव चौक पर सुरक्षा की जिम्मेदारी अब एटीएस को मिली है। बुलेट प्रूफ गाड़ी के साथ एटीएस के जवान तैनात हैं। शिव चौक पर महिला आरएएफ जवानों की भी तैनाती की गई है। खबर फिरोजाबाद से है। फिरोजाबाद में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें 5 युवक मिलकर एक युवक को बेरहमी से पीट रहे हैं। दबंग युवक मारने के साथ साथ उसे गाली देते हुए दिखाई दे रहे हैं। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना थाना उत्तर क्षेत्र के ककरऊ कोठी के पास की बताई जा रही है। पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर अब इन आरोपियों की तलाश में जुटी है। खबर कन्नौज से है, जहां पर तालग्राम ब्लॉक के 13 रब्बू गांव के लोग पक्की सड़कों के लिए गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अधिकारी से लेकर जनप्रतिनिधि कोई भी उनकी सुनवाई नहीं कर रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि यहां 30 साल से सड़क का निर्माण नहीं हुआ, जिसके चलते उनका निकलना दुश्वार हो गया है। साथ ही कई बार ग्रामीण अफसरों और स्थानीय विधायक से भी सड़क निर्माण की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई। दलित बाहुल्य इस गांव में दिवंगत सांसद मुलायम सिंह ने सड़क का निर्माण कार्य कराया था। उसके बाद से अफसरों और नेताओं ने कभी भी सड़क की सुध नहीं ली और हाल ये है कि गांव की यह मुख्य सड़क मिट्टी और गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। दलित बस्ती लगभग 700 मीटर रोड खराब है जी, और उसके बाद में यहाँ कोई सुनवाई नहीं देख भी नहीं रहा है। और यहाँ से अंबेडकर पार्क तक इतनी रोड खराब है और अंदर भी जहाँ गलियाँ बहुत खराब हैं कि जो निकलने की बहुत दिक्कत हो रही है। बुजुर्ग लोग या कोई मान लो धंधा गिर आता है, वो गिर पड़ता है, यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है। कोई यहाँ की सुनवाई नहीं कर रहा है। वो आगे अगर मान लीजिए कहते हैं तो वो कहते हैं पानी वाले टंकी वाले ने ये तुड़वाया है, वो नहीं पानी वाले को शिकायत करो तो वो कहते हैं कि हाँ अभी तो सब कुछ सुधार हो गया है। घंटों लग जाते हैं। मैं कई बार यहाँ से एप्लीकेशन भी मैंने दी है, विकास भवन से मैंने सरकारी एप्लीकेशन भी डाली है, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं है इस रोड के लिए। हम बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं। हम क्या सभी परेशान हैं और सब ज्यादातर खूंटा भी गाड़ देते हैं, निकलने में तो मुश्किल है। अगर कोई गाड़ी वाला आ जाए धोखे से उनके टक्कर लग जाए तो वो गाड़ी वाला हर जाना दे, लेकिन खूंटा नहीं उखाड़ सकते हैं। बिल्कुल जानवर रोड पे बांधते हैं। खबर लखनऊ से है, जहां पर डीसीपी साउथ निपुण अग्रवाल और एडीसीपी अमित कुमावत के निर्देशन में पुलिस टीम को सफलता मिली है। एसीपी रजनीश वर्मा और मोहनलालगंज इंस्पेक्टर दिलेश कुमार सिंह ने फर्जी प्लॉट बेचकर सैनिकों से करोड़ों की ठगी करने वाले एक शातिर को गिरफ्तार किया। साथ ही आपको बता दें कि एचके इंफ्राविजन कंपनी के 3 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 15 लाख रुपए और फ्रिज के साथ ही 4 लग्जरी कारें जब्त की गई हैं। पकड़े गए आरोपी मुख्य रूप से सेना और अर्धसैनिक बलों के कर्मचारियों को अपना निशाना बनाते थे। पुलिस ने आरोपियों के 19 बैंक खाते फ्रीज किए हैं। इनमें करीब 15 लाख रुपए जमा थे। इसके अलावा कंपनी की 4 लग्जरी गाड़ियों को भी जब्त किया गया। पूछताछ में मदन राम ने बताया कि वह कंपनी में एडिशनल डायरेक्टर के पद पर काम करता है और ठगी से मिलने वाला पैसा तीनों आरोपी आपस में बांटते हैं। खबर यूपी के गाजीपुर से है, जहां पर पुलिस की लापरवाही सामने आई। आपको बता दें कि 9 जुलाई को हुई पुलिस मुठभेड़ में घायल बदमाश पुलिस की गिरफ्त से फरार हो गया। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। शिवम चौहान के फरार होने के बाद बदमाश समेत ड्यूटी पर तैनात 3 कांस्टेबलों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। कार्रवाई करते हुए तीनों कांस्टेबलों को एसपी ने निलंबित कर दिया है, जबकि फरार बदमाश की तलाश के लिए पुलिस ने कई टीमें गठित की। सूचना प्राप्त हुई कि थाना जंगीपुर पर पंजीकृत एक अभियुक्त से संबंधित एक अभियुक्त जिसका इलाज जिला अस्पताल गाजीपुर में चल रहा था तथा जो न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध था, इलाज के दौरान शौचालय के रास्ते पुलिस टीम को चकमा देकर भाग गया है।
प्रकरण में तत्काल सुसंगत धाराओं में थाना कोतवाली पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। प्रथम दृष्टया जिन 3 आरक्षियों की लापरवाही प्रतीत हो रही है उन्हें निलंबित कर दिया गया है। और इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।